कहानी की शुरुआत में एक घने जंगल को दिखाया जाता है जहाँ कुछ वर्कर्स पेड़ों को काट रहे होते हैं। ये सभी जंगल के साउथ वाले हिस्से को साफ कर रहे थे। दिन में सब कुछ नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो इनका एक साथी अजीबोगरीब तरीके से गायब हो जाता है। यहाँ का सुपरवाइजर इन लोगों के हेड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरी ओर से कोई रिस्पांस नहीं आता। इसीलिए वह अकेले ही जंगल में बिना सोचे समझे चला गया, जो उसके लिए बहुत बड़ी गलती साबित होने वाली थी। कुछ वक्त बाद यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है और उस पर जोर से अटैक करके उसे मार देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इस जंगल से कुछ दूर जगह पर गई, जहाँ हमें इस टाउन के शेरफ पॉल को दिखाया गया, जो कि इस कहानी का मेन कैरेक्टर भी रहने वाला है। हम देखते हैं कि पॉल एक पार्क में काफी खामोशी के साथ अकेला बैठा हुआ था। उसी टाइम पर घोड़ों के ओनर एक आदमी को देखते हैं जिसके पास 13 घोड़े मौजूद थे, लेकिन इस टाइम वहाँ पर 12 ही थे क्योंकि एक घोड़ा गायब हो चुका था। उस गायब हुए घोड़े को ढूंढने के लिए वह आदमी पॉल के साथ उसका साथी, जिसका नाम डोनी था, उनकी मदद लेने की कोशिश करता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह दोनों अंदाजा लगाने लग गए कि शायद घोड़ा गेट खुला हुआ देखकर कहीं भाग गया होगा, इसीलिए वह इस केस को हल्के में लेते हुए यहाँ से निकल जाता। पॉल यहाँ से सीधा अपने बेटे के पास जाता है। पॉल की वाइफ किसी वजह से उससे अलग होकर अपने मॉम के घर रहा करती है। पॉल अपने बेटे को घर ले जाकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। इसी बीच उसका बेटा पॉल से पूछने लग गया कि डैड मॉम आपके साथ कब रहेंगी। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर पॉल काफी उदासी से कहने लगा कि अभी हम दोनों में कुछ वक्त लग सकता है। यहाँ पर ये दोनों अभी इसी मुद्दे पर बातचीत कर ही रहे थे कि तभी पॉल को अपने ही घर में किसी के होने की आहट महसूस होती है। पॉल जब बाहर निकलकर चेक करने गया तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। ये देखने के बाद वह बेफिक्र होकर अपने बेटे को सुला लेता है और खुद भी सोने के लिए चला गया। अगली सुबह जब डोनी पॉल के घर आने लगा तो उसने देखा कि पॉल के घर के बाहर किसी जानवर के पैरों के निशान बने हुए हैं। ये देखकर पॉल को भी काफी कंफ्यूजन होती है। जब दोनों उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं तो उन्हें पता चला कि वह निशान पूरे रोड पर बने हुए थे और सीधा जंगल की तरफ जा रहे थे। ये दोनों जब जंगल की तरफ चेक करने के लिए गए तो उन्हें वहाँ भी कुछ अजीबोगरीब तरह के निशान मिलते हैं। पॉल इसी बात को लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, यानी जो जंगल की निगरानी करते हैं, उनसे पूछने लग गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग उसे बताते हैं कि ना तो वह लोग इस जानवर के बारे में कुछ जानते हैं और ना ही इस बारे में उन्होंने कभी कुछ सुना हुआ है। यहाँ पर वह अजीब तरह से दिखने वाली पैरों के निशान एक मिस्ट्री बन जाती है जिसका कोई हल और वजह नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से पॉल के टाउन के लोग अब काफी डरने लग गए थे। पॉल भी इस जानवर के बारे में जानने के लिए काफी जोर लगा देता है, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगता। आखिर में वह टाउन वालों को यह कहकर उनका डर खत्म कर देता है कि यह सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉल चर्च के फादर से बात कर रहा होता है। फादर इसे बताते हैं कि मेरा डॉग अचानक कहीं गायब हो गया है, यानी यहाँ भी दूसरे किसी जानवर के लापता होने की खबर थी, इसीलिए फादर उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं। दूसरी तरफ हम डोनी को देखते हैं जो इस टाइम पॉल के कैबिन में था। डोनी यहीं पर पॉल के ड्रॉ से एक बच्चे की फोटो निकालता है और उसे बहुत ही गौर से देखने लग जाता है। दरअसल ये बच्चा पॉल का ही था जिस बारे में उसने डोनी को कभी नहीं बताया था। इधर जब पॉल स्टोर से सामान खरीदने जाता है तो स्टोर का ओनर पॉल से उसी अजीब से जानवर के बारे में सवाल करने लग गई। तभी दूसरा स्टोर का वर्कर बीच में बोल पड़ता है कि उसके दादाजी ने बताया हुआ था कि इस जंगल में कुछ तो खौफनाक है जिससे हमें खतरा हो सकता है, लेकिन पॉल को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने यह भी कहा कि आप लोग कैसे पुलिस वाले हो कि अभी तक उस जानवर को पकड़ नहीं पाए। यहाँ तक कि यह आदमी पॉल को बहुत सी बातें सुनाता है। उसकी बातों से पॉल खुद काफी गुस्से में आ गया। पॉल भी उसे खरी खोटी सुनाकर वहाँ से निकल जाता है। बाहर पॉल की एक शिकारी से मुलाकात होती है। वह बताते हैं कि पहले इस जंगल में बहुत ही ज्यादा तादाद के साथ हिरण रहा करते थे, लेकिन अब दूर दूर तक कहीं पर भी एक भी हिरण नजर नहीं आया। ऐसा लगता है कि जैसे सारे हिरण कहीं गायब हो चुके हैं। ना सिर्फ हिरण ही बल्कि जंगल के सारे जानवर भी गायब हो चुके थे। शिकारी की बात सुनकर पॉल को कुछ ठीक नहीं लगता और वह अपने बेटे को लेने के लिए अपने वाइफ के घर चला गया। उसकी वाइफ पॉल को बताती है कि जब मैं और हमारा बेटा पार्क में गए तो वहाँ के सारे बच्चे यही बात कह रहे थे कि डीमन मॉन्स्टर आ गया है और वह रात वाले पैरों के निशान भी उसी के हैं। इस बात से पॉल के अंदर का डर साफ साफ दिखाई देने लग गया था। यहाँ इन दोनों की बातों से हमें यह भी पता चला कि वह लगभग 6 महीने पहले ही अलग हो गए थे और इसके पीछे वजह भी बहुत बड़ी थी। इनकी बात जैसे ही पूरी हुई उसकी वाइफ अपने बेटे को पॉल के साथ भेज देती है। जब ये दोनों बाप बेटे रास्ते में थे तो अचानक इनके कार के सामने एक खतरनाक जानवर आ जाता है और उन्हें देखकर जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाता है। यहाँ पर पॉल इस अजीब तरह के जानवर को देखने के लिए अपने कार से निकलने का फैसला करता है और अपने बेटे को कार के अंदर रुकने के लिए कहता है। जब पॉल जंगल के अंदर गया तो उसे उस लापता घोड़े के गले का बेल्ट मिलता है, जिससे पॉल ने अंदाजा लगा लिया था कि जरूर इस मॉन्स्टर ने घोड़े को मारकर खा लिया होगा। कार के पास लौटता है और ये देखकर घबरा जाता है कि एडम वहाँ नहीं है। वह घर के अंदर खोजना शुरू करता है और लड़का आखिरकार उसे मिल जाता है और वह बताता है कि उसने बाहर कुछ सुना और डर गया। इस बीच
अर्ल अपने बार में डॉनी की सर्व कर रहा होता है। वह ऑफिसर को बताता है कि उसकी दादी नेटिव अमेरिकन थी और उन्होंने उसे उस जंगल के बारे में कई बातें बताई थीं। लेजेंड के अनुसार जब से यूरोपियन लोगों ने उस इलाके पर हमला किया है तब से आत्माएं उस गोरे आदमी से नाराज हैं। डॉनी पूछता है कि क्या वह सच में ऐसा मानता है और वह एक पुराने मामले के बारे में बताता है जिसमें एक लड़का गायब हो गया था। उसकी बॉडी 10 मीटर से ज्यादा ऊंचे जंगल में मिली थी और कोई भी सही वजह नहीं बता सका। कुछ दिनों बाद पॉल और स्वान को स्कूल बुलाया जाता है और टीचर शिकायत करती है कि एडम ने अपने क्लासमेट्स को एक गलत शब्द सिखाया है। वह उस शब्द को एक पैड पर लिखती है और दोनों हंसने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि यह कुछ सीरियस नहीं है। टीचर नाराज हो जाती है और कहती है कि एक और प्रॉब्लम है। एडम हमेशा टिम के बारे में प्रेजेंट टेंस में बात करता है जैसे कि वह अभी भी जिंदा हो। टीचर के रवैये से गुस्सा होकर स्वान चिल्लाने लगती है और कहती है कि उसका बेटा अपने भाई के बारे में बात कर सकता है लेकिन वह स्कूल छोड़ना चाहता है। वह फूट फूट कर रोती है और पॉल को गले लगा लेती है। अगले दिन वह डॉनी को चर्च के सामने पाता है और दोनों दक्षिण की ओर उड़ते हुए पक्षियों के झुंड को देखकर चौंक जाते हैं जबकि आम तौर पर वे उत्तर की ओर जा रहे होते हैं। डॉनी उस लड़की द्वारा बताई गई कहानियों का भी जिक्र करता है लेकिन पॉल रहस्यवाद में दिलचस्पी नहीं लेता और कहता है कि हमेशा किसी न किसी की गलती होती है। चूंकि डॉनी कुछ समय पहले ही शहर में आया था, उसे शेरिफ के परिवार में हाल ही में हुई दुखद घटना के बारे में तभी पता चलता है जब वह सुसान को कार में मदद करता है और वह बताती है कि क्या हुआ था। पॉल घर पर टिम के साथ अकेला था जब लड़के का पूल में एक्सीडेंट हुआ। जाहिर तौर पर लड़का फिसल गया और उसका सिर नीचे लग गया। वह बताती है कि उसने कभी अपने पति को दोष नहीं दिया लेकिन वह खुद को इतना दोष देती है कि इससे परिवार टूटने लगा और इसीलिए उसने उस रात अलग होने का फैसला किया। पॉल और डॉनी को एक बार फिर रॉन के फार्म पर बुलाया जाता है और CLA हथियार डालने की कोशिश कर रहा है। जब वे अपने पिता के पास पहुंचते हैं तो रॉन कहता है कि उसके घोड़े कई दिनों से बहुत घबराए हुए हैं और उसे पता नहीं क्यों, जब तक कि कल सुबह करीब 3 बजे किसी ने बाड़े पर हमला नहीं कर दिया, दीवार के बीचों बीच से टकराकर जानवरों को लगभग पागल कर दिया। रॉन कहता है कि वह ऐसा दोबारा नहीं होने देगा और अपने खेत को बचाने के लिए तैयार है लेकिन क्लेयर ने पुलिस को फोन करना बेहतर समझा। उसे डर था कि उसके पिता रिस्क लेंगे। पॉल रॉन से बात करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है लेकिन जब वह बोल रहा होता है तो एक लाइट बल्ब फट जाता है और हर कोई पहले से ही घबराहट में होता है। डॉनी को किसान को बाड़े से दूर रखने का काम सौंपा जाता है जबकि पॉल जांच करता है। जल्द ही उन्हें दीवारों पर धमाके की आवाजें सुनाई देती है जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो और पॉल फिर से उस क्रीचर को एक झलक में देखता है। डाय उसकी चीख से चौंक जाती है और मदद के लिए आती है लेकिन वह क्रीचर पहले ही अंधेरे में गायब हो जाता है। दोनों सुबह जल्दी सुराग ढूंढने के लिए लौटते हैं और बाड़े के बाहर पंजों से खरोंचे हुए पाते हैं। रॉन जमीन पर निशान दिखाता है और कहता है कि यह घोड़े का बना नहीं है क्योंकि आगे का हिस्सा 3 हिस्सों में बंटा हुआ है और घोड़ों के खुर ऐसे नहीं होते। इंटरनेट पर सर्च करने पर पता चलता है कि किसी जाने पहचाने जानवर के खुर ऐसे नहीं होते और कुछ नतीजों में विंडा नाम के एक क्रीचर का जिक्र है जिससे मामला और बिगड़ जाता है। एक बहुत तेज तूफान आ रहा है और अधिकारी उस इलाके को थोड़ा खाली करने की सलाह देते हैं। पॉल को सड़क किनारे एक हिरण भी मिलता है और जानवर की हालत से लगता है कि वह बहुत खतरनाक शिकारी है। इन सब के अलावा शेरिफ को अभी भी अपने माता पिता के साथ लंच के दौरान अपने फैमिली ड्रामा का सामना करना पड़ रहा है। एडम पूछना शुरू करता है कि दोनों कब सुलह करेंगे और उसकी माँ इतनी जल्दी क्यों रोती है। पॉल रात में बात खत्म कर देता है। डॉनी उस स्टोर पर कॉफी पीने जाता है जहाँ CLA काम करती है और दोनों तब तक फ्लर्ट करते हैं। तभी पॉल उसे रेडियो पर कॉल करता है और कहता है कि उसे अभी अभी एक और मरा हुआ हिरण ठीक सड़क के बीच में मिला है। वह पंजे की जांच करने के लिए उसके पास जाता है और अपने आसपास चुपके से हलचल सुनना शुरू कर देता है। अचानक वह क्रीचर हेडलाइट्स के ठीक सामने से भाग जाता है और पॉल भी डर के मारे पीछे हट जाता है। जैसे ही वह कार में बैठता है, हिरण की बॉडी सड़क से अचानक गायब हो जाती है। इससे आखिरकार शेरिफ का भरोसा डगमगा जाता है। वह इस घटना को आसान तरीके से समझाने के लिए जाता है। डॉनी से बात करने के लिए बार में जाता है और कहता है कि जंगल के बारे में कहानियां शायद किसी ऐसी चीज का मतलब हो सकती हैं जो सच में मौजूद है। जिम भी बार में आता है और दोनों अधिकारियों को उनकी काबिलियत पर शक होने पर उकसाना शुरू कर देता है। अगली सुबह 3 शिकारी मेडन वुड्स फॉरेस्ट में जाते हैं और जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। जब वह क्रीचर उनके पास से भागता है, उनमें से एक पूछता है कि क्या वह भालू था, लेकिन बाकी कहते हैं कि वह बहुत तेज था। फिर उनमें से एक पर अचानक हमला होता है और उसके पास सिर्फ एक गोली चलाने का समय था। डॉनी न्यूयॉर्क में हुई उस घटना के बारे में बताता है जिसके कारण उसका ट्रांसफर हुआ था। उसे एक शूटिंग के दौरान गोली लगी थी और उसका पार्टनर बच नहीं पाया था। अब उसे लगता है कि यह भगवान का काम हो सकता है और उसकी जगह सच में मेडन वुड्स में है। पॉल को ज्यादा धार्मिक बातें पसंद नहीं है क्योंकि टिम की मौत के बाद से उसका विश्वास साफ तौर पर उठ गया है। लेकिन जब वह क्रीचर के बारे में और ज्यादा सुराग खोजने के लिए जंगल में जाता है
तो उसे अपने मरे हुए बेटे की हंसी सुनाई देती है, जिससे वह उसका नाम भी पुकारता है। तभी अचानक एक हाथ उसके कंधे को पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि यह उन 3 हंटर्स में से एक है जो शेरिफ के ऑफिस में मदद मांग रहे हैं। वह अपना परिचय रॉबर्ट के रूप में देता है और कहता है कि वह अपने दोस्तों के साथ शिकार पर आया था, तभी एक क्रीचर ने उन दोनों पर हमला कर दिया। रॉबर्ट जाहिर तौर पर सदमे में है और कहता है कि उसे ठीक से नहीं पता कि उसने क्या देखा, लेकिन जब पॉल अपने दोस्तों को ढूंढने का वादा करता है तो वह कोई उम्मीद नहीं दिखाता कि वे अभी भी जिंदा हैं। इसके तुरंत बाद पॉल को अर्ल का फोन आता है और वह डॉनी के साथ जंगल में उससे मिलने जाता है। जिम भी वहां गुस्से और डर के भाव के साथ है। शिकार करते समय उसे और अर्ल को कुछ भयानक मिला, जो रॉबर्ट के दोस्तों के अंग पेड़ों की टहनियों में फंसे हुए हैं। जिम को गुस्सा आता है जब पॉल कहता है कि शिकार का मौसम जल्दी खत्म हो रहा है, क्योंकि वह मॉन्स्टर को पकड़ने का एक मौका चाहता था, लेकिन शेरिफ इस बात के लिए मना कर देता है। कहता है कि अभी जंगल में नहीं जाना चाहिए तथा हमलों के बारे में पता चलने पर जंगल में 24 घंटे के अंदर एक हथियारबंद यूनिट भेजने का वादा करता है। पॉल कहता है कि कम से कम कई लोग तूफान की वजह से शहर छोड़ चुके हैं और डॉनी को भरोसा है कि वे दोनों बाकी लोगों को तब तक सुरक्षित रख सकते हैं जब तक कि इलाके से कुछ लोगों को निकाला नहीं जाता। रात में सुसान पॉल को एडम के साथ रहने के लिए धन्यवाद देती है, क्योंकि वह लड़का तूफान से डरता है और अपने पिता के साथ ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। एडम के सो जाने के बाद पॉल डॉनी को कुछ थ्योरी पर बात करने के लिए बुलाता है। वह इलाके का एक मैप खोलता है और दिखाता है कि मेडन वुड्स के उत्तर में एक ज्यादा घना और ज्यादा दूर का जंगल है। सबसे पास का शहर टैनर है और उनके शेरिफ ने सॉमिल में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंट भेजे हैं। पॉल को शक है कि वह रहस्यमयी जानवर उस दूसरे जंगल में छिपा हुआ था। जब तक कि पेड़ गिरने नहीं लगे उसे दक्षिण की ओर जाना पड़ा और मेडन वुड्स जंगल रास्ते में आखिरी था। अब क्रीचर को घेर लिया गया है और इसका एकमात्र रास्ता इलाके के लिए लड़ना है। जब दोनों बातें करते हैं तभी जिम दरवाजे पर दस्तक देता है और वह कहता है कि उसने जंगल में एक कैमरा लगाया है तथा उन्हें वीडियो दिखाना चाहता है। बर्फबारी के कुछ मिनट बाद कुछ कैमरे से टकराता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। जिम रिकॉर्डिंग में एक बड़ी इमेज से किसी चीज का एक सिल्हूट दिखाता है जो एक इंसान जैसा दिखता है। वह जाने से पहले पॉल के पास फोटो छोड़ देता है और डॉनी भी थोड़ी देर बाद घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि क्रीचर शहर की ओर आ रहा है। उस जीव को आते हुए देख लड़का सो नहीं पाता। पॉल जब केस की स्टडी करता रहता है तभी उसे एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसके घर पर हमला हो रहा है। वह ऊपर भागता है और अपने बेटे के साथ खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है तथा वह लड़के को छिपने के लिए कहता है और अपने लिविंग रूम के तबाह होने की आवाज सुनते हुए रेडियो पर डॉनी से बात करने की कोशिश करता है। पॉल अपनी आवाज धीमी रखता है, जिसके कारण डॉनी उसे ठीक से सुन नहीं सकता, लेकिन आखिरकार उसे मैसेज मिल जाता है और वह तुरंत सायरन चालू कर देता है। उसी समय हम देखते हैं कि क्रीचर सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना शुरू करता है और वह बाथरूम के ठीक सामने रुक जाता है तथा पॉल अपने बेटे को इशारा करता है कि वह अपना डर कम करे। तभी दरवाजे के नीचे पंजे की परछाई दिखाई देती है। हालांकि डॉनी भी आ रहा होता है और जानवर सायरन से चौंक जाता है। तभी पॉल को कांच टूटने और छत के ऊपर से तेजी से कदम रखने की आवाज सुनाई देती है। वह सावधानी से बाथरूम से बाहर निकलता है और एडम से कहता है कि वह उसके पीछे दरवाजा बंद कर दे। डॉनी जैसे ही अपनी कार से बाहर निकलता है वह उस क्रीचर से टकरा जाता है और गिर जाता है, लेकिन जल्दी से खुद को संभालता है और गोली चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद दोनों शहर में बचे सभी लोगों को चर्च के अंदर इकट्ठा करने का फैसला किया। पॉल उन्हें स्थिति समझाता है और पूरी सच्चाई बताता है। वह मानता है कि खतरा बहुत गंभीर है, लेकिन उन्हें भरोसा दिलाता है कि फॉरेस्ट सर्विस रास्ते में ही है, उन्हें बस एक और रात रुकना होगा और सब ठीक हो जाएगा। सीएलए पूछती है कि उन्हें कैसे पता कि मॉन्स्टर वहां भी नहीं आएगा। पॉल जवाब देता है कि इस तरह के बचाव के लिए चर्च ही एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि ये सबसे मजबूत है। अब सब लोग जितना हो सके एक साथ इकट्ठा होते हैं और उम्मीद करते हैं कि सुबह जल्दी होगी। खैर, अब सुसान पॉल को एडम का ड्राइविंग दिखाती है ताकि वह देख सके कि लड़के को कितना भरोसा है कि उसके पिता मॉन्स्टर को हरा देंगे। आखिरी ड्राइंग में टिम को देखकर पॉल आखिर में रोता है और मानता है कि वह किसी को बचाने में काबिल महसूस नहीं करता, क्योंकि वह अपने बेटे को भी नहीं बचा सका। सुसान दोहराती है कि इसमें कुछ भी उसकी गलती नहीं थी और कहती है कि उसे घर छोड़ने का अफसोस है। वह उसे याद दिलाती है कि वे लोग वहां इसलिए हैं क्योंकि उन्हें शेरिफ पर भरोसा है और सभी को उसकी बहुत जरूरत है। उसी समय उसके यह कहने के ठीक बाद धमाके शुरू हो जाते हैं। पॉल सभी को खिड़कियों से दूर रहने के लिए कहता है। मॉन्स्टर सामने के दरवाजे पर हमला कर रहा है जो जोर से हिल रहा होता है और ऐसा लगता है कि ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। पॉल तथा डॉनी
अपने हथियार निकालते हैं और सामना करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वे जानते हैं कि इसे अकेले नहीं रोक पाएंगे। फिर पॉल को याद आता है कि चर्च के नीचे एक शेल्टर है और वह बेसमेंट में खुद को सील करने के बाद सभी को नीचे जाने के लिए कहता है। पॉल अपनी पत्नी को किस करता है और अपने बेटे को गले लगाता है तथा कहता है कि वह फिर से ऊपर जाएगा क्योंकि दरवाजे प्रेशर नहीं झेल पाएंगे। वह चाहता है कि डॉनी दूसरों की मदद करने के लिए वहीं रहे, लेकिन जिम भी अर्ल के साथ मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि कोई नहीं चाहता कि पॉल अकेले मॉन्स्टर का सामना करे। जैसे ही वे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते हैं, धमाका बंद हो जाता है, लेकिन लाइटें बुझ जाती हैं। दोनों अपनी टॉर्च लेकर आगे बढ़ते हैं और पॉल देखता है कि दरवाजा पूरी तरह खुला है तथा अल्टर के बगल वाले कमरे से चीजों के टूटने की आवाज आती है, लेकिन जब वे अंदर जाते हैं तो वहां कुछ नहीं होता क्योंकि कमरे में एक दूसरा दरवाजा है जो एक कॉरिडोर की ओर जाता है। पॉल डॉनी को वहां एक वॉच आउट के रूप में छोड़ देता है और उसे आदेश देता है कि वह क्रीचर को अंदर न आने दे। जैसे ही पॉल कॉरिडोर को पार करता है और दूसरी तरफ के कमरों की तलाशी लेना शुरू करता है तो एक परछाई डॉनी के पीछे से गुजरती है जो किचन में चली जाती है। बर्तन गिरने की आवाज उसका ध्यान खींचती है और वह उस आवाज का पीछा करता है। तभी उसे फर्श पर एक पैरों का निशान दिखता है। वह उसे देखने के लिए नीचे झुकता है और देखता है कि वह दूसरों की तरह 3 हिस्सों में टूटा हुआ है। जब डॉनी खड़ा होता है तो उसे पीछे से कोई कंधे से पकड़ता है और चिल्लाते हुए उसकी टॉर्च गिरा देता है। बेसमेंट में मौजूद लोग उसे ट्रिगर दबाते हुए सुनते हैं। पॉल पीछे हटने लगता है और डॉनी खुद को मॉन्स्टर की पकड़ से छुड़ा लेता है, ये देखकर कि वह उसे घायल करने में कामयाब रहा है। केतली में उस क्रीचर का रिफ्लेक्शन देखकर वह कई बार गोली चलाता है, लेकिन निशाना चूक जाता है। जब पॉल वापस आता है तो डॉनी कहता है कि वह ठीक है और उसे मॉन्स्टर के ठीक होने से पहले उसके पीछे जाने को कहता है। फिर शेरिफ जब खोज जारी रखता है तो उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। वह जल्दी से मुड़ता है और गोली चलाना शुरू कर देता है, लेकिन क्रीचर हमला करता है और उससे हथियार नीचे गिरा देता है। फिर पॉल चर्च की बेंचों के नीचे छिप जाता है क्योंकि मॉन्स्टर उसे ढूंढता है। वह शोर मचाने से बचने के लिए दूसरे हथियार का इस्तेमाल करता है और जैसे ही उसे देखा जाता है वह 2 और गोलियां चलाता है तो मॉन्स्टर चला जाता है। पॉल उसका पीछा करना शुरू करता है, तभी एक लैंप टूटकर नीचे गिर जाता है। उसी समय मॉन्स्टर चर्च के ठीक बीच में कूद जाता है और पहली बार खुद को पूरी तरह से दिखाता है। पॉल तब तक गोली चलाता रहता है जब तक वह नीचे नहीं गिर जाता और तब भी नहीं डरता जब वह भयानक क्रीचर उस पर अपने दांत दिखाता है और चाकू को उसके खुरदुरे धड़ में डाल देता है। शेरिफ आखिरकार अपने दुश्मन को मार डालता है। वह दूसरों को चेतावनी देता है कि बुरा सपना खत्म हो गया है और वे सभी राहत महसूस करते हुए चर्च लौट आते हैं। लेकिन फिर डॉनी फर्श पर पड़े उस जीव को देखता है और उसे कुछ भयानक चीज दिखाई देती है। उसने यकीन दिलाया कि उसने मॉन्स्टर के कंधे पर गोली मारी थी, लेकिन उसे कोई घाव नहीं दिखता क्योंकि पॉल को समझ आने लगता है कि ये कोई एक मॉन्स्टर नहीं है। हम देखते हैं कि बाहर कई और भी हैं जो चर्च पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है।